नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। देखिए, यूनिट 7 के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि यूनिट 7 के वीडियो चाहिए और नोट्स चाहिए, तो यूनिट 7 के वीडियो और नोट्स अभी आपके सामने। ठीक है, अगले 10 मिनट तक मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है यूनिट 7 को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे वीडियो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर इसमें पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 10 मिनट तक आप वीडियोस को बहुत इत्मीनान से और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, जिनको नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के अलग अलग यूनिट्स कंप्लीट कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी यूनिट्स कंप्लीट कर दी है। देखो, यूनिट 3 कंप्लीट कर दी है प्रीलिम्स की, मध्य प्रदेश का भूगोल। 5B कंप्लीट कर दी है। यूनिट 5A मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, पर्यटन, कला, संस्कृति। और यूनिट 10 आयोग कंप्लीट कर दिया। और इसके अलावा MP की हिस्ट्री, ये सब सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। ठीक है, जो पहले से जानते हैं चैनल को, उनके लिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। आपके सामने ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 7 का। ठीक है, नोट्स पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। कोशिश की है मैंने जितने सारे टर्म्स उसको इंग्लिश में भी लिखूं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा तो नोट्स तो आप देखते जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो अभी थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो, आपके सामने ये सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, सभी जानते हैं यूनिट 7 बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है यूनिट 7, है ना। सारी यूनिट्स में सबसे ज्यादा बड़ी है यूनिट 7, क्योंकि टॉपिक्स इसमें बहुत ज्यादा हैं और बायोलॉजी के टॉपिक बहुत ज्यादा है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है इसमें विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है। अब देखो, बेसिकली इसमें पूरी फिजिक्स कवर हो जाती है, पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाती है, पूरी बायोलॉजी कवर हो जाती है। ठीक है, तो वो इसमें मैंने कवर नहीं किया है। वो आपको क्या करना है, कोई भी यूनिट 7 की बुक मार्केट में जो मिल रही है, उसके शुरू के चैप्टर में जो बेसिक चीजें लिखी रहती है साइंस की, वो आप करिएगा। परीक्षा धाम की किताब उपलब्ध है मार्केट में, और महावीर की उपलब्ध है, पुणेकर की उपलब्ध है, या इसके अलावा अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो या क्राउन की किताब पढ़ रहे हो, तो उससे आप पढ़ सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है, वहां से आप उसको कवर कीजिए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस अगर मैं कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और वो जनरली मिल जाता है। तो उसके लिए आप परीक्षा धाम ले सकते हैं, पुणेकर ले सकते हैं, या जो भी महावीर उपलब्ध है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के लिए। बाकी के जो आपके चैप्टर हैं, आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, मानव शरीर संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर भी होगा आगे। पर्यावरण, जैव विविधता, एनवायरनमेंट, इसमें इकोलॉजी भी है, एक बायोडाइवर्सिटी है, पोल्यूशन प्रदूषण है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, कृषि वैज्ञानिक तकनीकी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं उपलब्धियां। ठीक है, ये आपके टॉपिक है। अब इसको कैसे फॉलो करना है, कम टाइम में ऐसे आप कैसे कंप्लीट करें, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। यूनिट 7 के वैसे तो बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी वीडियो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा जिसमें किसी ने ढंग से थोड़ा पढ़ाया हो। मैंने कई वीडियोस देखे भाई, मुझे नहीं लगा, आपको लगा हो तो भाई वो आप जाने। ठीक है ना। अब जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, वो स्ट्रेटजी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसी तरह उसको फॉलो कीजिएगा, तो बहुत कम टाइम में यूनिट 7 आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, उस सारे वीडियोस को आपको देखना है, 2 बार देख लेना। पहले वीडियो आप देखो नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद सेकंड टाइम आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5x में देख लो, 2x में देख लो, 1.75x में देख लो, जैसे भी आपको देखना है आप वैसे देख लो। ठीक है, तो 2 बार आप वीडियोस को देखो, उसके बाद नोट्स को साथ साथ में रिवाइज करते रहो। ठीक है, जो टॉपिक को आपने देखा उसी को आपने रिवाइज कर लिया नोट्स के रूप में। अभी मैं जो वीडियो डालूंगा वो टॉपिक वाइज डालूंगा। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट किया है और कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है। बाद में मैं क्या करूंगा, सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो तब होगा जब सारे वीडियोस मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। कैसे करना है, वीडियोस को 2 बार देखना है, कम से कम बोल रहा हूँ 2 बार देख लेना, पहले नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद स्पीड बढ़ा के, बाकी जितने बार आपको देखना है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद नोट्स को आपको पढ़ना है 3 से 4 बार। ठीक है ना, 3 से 4 बार मिनिमम बोल रहा हूँ, यानी कि टोटल 5 बार होना चाहिए। 2 बार आप वीडियो देखो और 3 बार नोट्स का रिवीजन करो। जैसे ही आप तीसरी बार नोट्स का रिवीजन करोगे तो वो बहुत कम टाइम में आ जाएगा। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे में आप पूरे नोट्स का रिवीजन कर लोगे, लेकिन आपको 3 बार पढ़ा होना उस चीज को जरूरी है। ठीक है,
नंबर 2 ये है अपडेट टू सोर्सेज, नो सोर्सेज परफेक्ट। दैट मीन्स आपको 2 सोर्स लेके चलने हैं। देखो कोई भी सोर्स परफेक्ट नहीं होता है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी हो सकता है कुछ फैक्ट्स मुझसे छूट गए हों या फिर कुछ जगह मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी हो कहीं पे फैक्ट्स में, ठीक है ना। तो आपको 2 सोर्स लेके चलने हैं। वो दूसरा सोर्स आपकी मर्जी का हो सकता है, आपके पास कोई किताब हो पिछले एग्जाम की या कोई नई किताब आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है, वो आपकी मर्जी का है ना। तो एक सोर्स मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है, उसको आप 4 से 5 बार रिवीजन करना है। उसके बाद जो दूसरा सोर्स आप लीजिएगा, तो जो फैक्ट्स या कुछ भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उपलब्धियां, ठीक है। अब मैं अपने नोट्स में जितने करा रहा हूँ वैज्ञानिक संस्थान वो सारे तो ठीक है, इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट जाते हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा वैज्ञानिक संस्थान मिलते हैं किसी किताब में या किसी दूसरे के वीडियो में, तो आप इन्हीं नोट्स में एक अलग से पेज लगा के उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा आपको हर टॉपिक में करना है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जहां से मिलते जाए उसमें पेज ऐड करके आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, परमानेंट नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी कभी आपका रिवीजन करने का मन करे तो आपको स्पीड बढ़ा के वापस से आके वीडियोस को देख लेना है ना। फटाफट वीडियोस आप देख लो और उसके बाद नोट्स का रिवीजन कर लो। उसके बाद एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए मार्केट में आप जाएंगे तो एमसीक्यू की किताबें मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, किसका तो नाम लूँ। कोई भी आप मार्केट में जाओगे, बुक स्टोर में जाओगे, तो यूनिट 7 की स्पेसिफिकली अगर आपको कोई एमसीक्यू की किताब मिलती है तो वो एमसीक्यू लगाइए। अब एमसीक्यू जिसको नहीं पता बताता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुउत्तरीय जो प्रश्न होते हैं जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं उसको एमसीक्यू बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है एमसीक्यू लगाना, बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपका माइंड फोकस होता है क्वेश्चन के आंसर की तरफ, है ना। लेकिन फर्स्ट स्टेप है रिवीजन। आप पहले 4 से 5 बार आप उस चीज का रिवीजन कर लें, फिर एमसीक्यूज लगाएं, उससे आपको अपनी औकात का पता चलेगा। होता क्या है ना, कई बार हम फैक्ट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में जब आंसर हमारे सामने आता है तो हम उसमें थोड़ी सी हड़बड़ा जाते हैं। तो आपकी हड़बड़ाहट को ये चीज दूर करेगी, है ना। एमसीक्यूज आपको लगाने। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आप ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ व्यापम के प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। दोनों में बहुत अंतर होता है, क्वेश्चंस के लेवल में अंतर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल का मतलब कुछ हार्ड आता है या मतलब कुछ इजी आता है, मैं क्वेश्चन के टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, पढ़ लेने। एक बार नहीं पढ़ना ना, ऐसा नहीं समझना है कि एक बार पढ़ लिया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितने ज्यादा बार आप पढ़ सकें एग्जाम के पहले, है ना, उतना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या है, आखिरी स्टेप रिपीट करना है। ये पूरा स्टेप आपको फिर से रिपीट करना है। रिवीजन आपको करते जाना है। मेरी बात मान के चलो, जितने ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और देखो गारंटी तो एग्जाम में क्वेश्चंस की कोई नहीं दे सकता। यूनिट 7 में सिंपल क्वेश्चन अगर आ गए तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम में कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागने लग जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी के पापा जी से भी नहीं बनते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसका आगा पीछा कुछ किसी को मालूम ही नहीं होता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी के हों, साइंस के हों, किसी के भी हों। तो आपको ईजी क्वेश्चंस पे और मॉडरेट क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि डिफिकल्ट पे तो तुक्का सभी मारेंगे ना। तुम भी तुक्का मारोगे, जितने एग्जाम में बैठ रहे सभी तुक्का मारेंगे, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, पता ही समझ में। तो ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ठीक है, क्या है, या कोई XYZ रोग के नाम पूछ दे कि किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये पूछ दे, तो है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन वहां पर अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपके एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया ना आपका, इससे आप पीछे रह गए। और एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन से ही लोगों के कट ऑफ नहीं निकलते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन से लोग बोलते हैं यार बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। भाई बनते हुए क्वेश्चन आपके तभी गलत होते हैं जब आपने पर्याप्त मात्रा में रिवीजन नहीं किया हो। 10 बार अगर आपने किसी चीज का रिवीजन कर लिया हो ना तो बनते क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। क्योंकि नींद में भी अगर आपसे कोई पूछ लेना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप नींद में आंसर दोगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको 10 बार उस चीज का रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो नोट्स मैंने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किए हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें अगर कोई गलती आपको कहीं पे दिखती है, कोई भूल चूक होती है कि यहाँ पे थोड़ा माना ही ऊपर नीचे अगर कुछ गलती से कर दिया हो, तो आप उस सीधे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ कर सकते हैं कि सर ये ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, है ना। मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट जो है या कुछ नाम मैंने गलत ले लिए हों, या कुछ फैक्ट छोड़ दिए हों, या प्रोनाउंसिएशन कहीं पे गलत हो गया हो मुझसे, ठीक है, या कुछ फैक्ट मैंने गलती से अगर कुछ लिख दिया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। भाई मैं भी इंसान हूँ,
है ना, मैंने भी कहीं से नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो मुझसे भी गलती हो सकती है। और नोट्स में थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, और मतलब कंपाइल करना है नोट्स को अलग अलग, क्योंकि टॉपिक इसमें अलग अलग है ना, तो इनको कंपाइल करूंगा। उसके बाद फिर नोट्स आपको 25 दिसंबर के बाद ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, 25 दिसंबर के बाद पर्याप्त टाइम है, अभी तो मई में आपका एग्जाम होने वाला है ना, तब तक तो आप बहुत रिवीजन कर सकते हो। और इसके अलावा भी जितनी मैंने करवा दी हैं अपने चैनल पे यूनिट्स, वो टाइम बचाने के लिए उन यूनिट्स को भी कर लो, तो बहुत कम टाइम में आपकी सारी यूनिट्स कवर हो जाएगी। यूनिट 9 भी बाद में मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना। और हर वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ये है कि बेरी बेरी जो रोग होता है, बेरी बेरी, ध्यान से सुनिए, बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस चीज की कमी के कारण होता है, नंबर 1। नंबर 2, रतौंधी जो रोग होता है, रतौंधी इंग्लिश में जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी इंग्लिश में जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। देखो चीजें ऐसे ही याद होंगी, जब आप आंसर लिखोगे और दूसरों के आंसर वहां पे देखोगे ना, भले लिख दिया हो लोगों ने, भले लोगों ने लिख दिया हो, लेकिन तुम लिखो वहां पे। ये मत सोचो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, विटामिन की स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, प्रोटीन की, अरे भाई कौन तुमको जानता है कमेंट सेक्शन में यार, है ना। वहां पे जाओगे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के आंसर होंगे और तुम खुद टाइप करोगे तो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। और यही छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपके आंसर को पक्का करती हैं, आपकी मेमोरी को तेज करती हैं, ठीक है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि रतौंधी किसकी कमी का कारण होता है, और रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और बेरी बेरी किसकी कमी का कारण होता है। ये चीज आपकी आई समझ में। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा आपको वीडियो लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उन 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नोट्स आपको 25 दिसंबर यानी कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, ठीक है ना। ईसा मसीह आपका भला करे। आगे देखिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, तो यूनिट 7 की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। देखिए यूनिट 7 में आपको पता है बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं और बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बाकी जितने वीडियो हैं जो मुझे मिले हैं यूट्यूब पे यूनिट 7 के नाम से, उनसे तो अच्छी तरह ही कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा। आपको ये करना है 2-3 बार वीडियो को आप देख लेना, भले स्पीड बढ़ा के देख लेना, उसके बाद नोट्स को पढ़ना, ठीक है। बिना वीडियो देखे अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो भेजे में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम था हमारा पोषण आहार एवं पोषक तत्व, जो कि हमारा सिलेबस में दिया हुआ है ना। पोषण आहार एवं पोषक तत्व, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पोषक आहार और पोषक तत्व हमें पढ़ने हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका वसा, इंग्लिश में इसे कहते हैं लिपिड्स या फैट भी कहते हैं ना। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट को तो कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रोटीन आपको पता है, विटामिन आपको पता है, खनिज लवण, खनिज लवण को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स और लवण का मतलब होता है सॉल्ट्स, ठीक है। तो पोषण आहार एवं पोषक तत्व में हमें टोटल ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि भोजन हम क्यों करते हैं, है ना, खाना हम क्यों खाते हैं, या जो पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, आखिरकार उनका यूज क्या है। ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ऊपर ये जो लिखा ना और ये जो लिखा, दोनों एक ही हैं। तो पहली चीज ये लिखा, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एनर्जी हमको देता है। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ भी काम करते हो, जो भी आप काम करते हो, जिस इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं खाली, ठीक है, उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ऊर्जा लग रही है। जब आप रात को सोते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है, जब आप दौड़ते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है। जब तक आप जिंदा हैं, भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी एनर्जी आपकी लगती है। डिपेंड करता है कि कम एनर्जी लगती है और ज्यादा एनर्जी लगती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सो रहे हैं तो एनर्जी आपकी कम कंज्यूम हो रही है, कम एनर्जी लग रही है, और जब आप दौड़ रहे हैं तो एनर्जी आपकी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो वो एनर्जी जब आपको प्राप्त करनी है, वो जो ऊर्जा प्राप्त करनी है, वो कहाँ से प्राप्त होगी, वो खाने से प्राप्त होगी, भोजन से प्राप्त होगी। और भोजन में भी क्या, उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनसे प्राप्त होगी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अभी बताता हूँ, रोगों से सुरक्षा। अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो अगर आप, पहली बात तो बीमार आप पड़ेंगे नहीं, है ना, कम बीमार पड़ेंगे। अगर आप बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं तो आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए बीमार पड़ भी गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस अगर आप बीमार पड़ गए,
तब भी अगर आप अच्छा भोजन करते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे बनिस्बत उस व्यक्ति के जो खराब भोजन करता है। जो लोग खराब भोजन करते हैं उनको बीमारियां ज्यादा पकड़ती हैं ऑन एन एवरेज, और जो लोग अच्छा भोजन करते हैं बीमारियां उनको कम होती है। ठीक है, और ये दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब रोजमर्रा के जो आपके काम होते हैं उनके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो। और तीसरा लिखा है यहाँ पे शारीरिक वृद्धि या वृद्धि, या आपने कई बार पढ़ा होगा ना, टूट फूट में जो मरम्मत होती है वो कौन से पोषक तत्व के कारण होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टूट फूट में मरम्मत जो होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। अब कैसे होती है, आपकी जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये आपके सामने देख रहे हैं, इसका नाम है फिल हीथ, है ना, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, मिस्टर ओलंपिया रह चुका, शायद 7 बार रह चुका ये मिस्टर ओलंपिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मांसपेशियों की मरम्मत, या यहाँ पे जो आपने पढ़ा था शारीरिक वृद्धि, है ना। अब आपको क्या लगता है कि फिल हीथ पहले से इतना बड़ा था जब ये 20 साल का था? तो नहीं, पहले इतना बड़ा नहीं था। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी जो मांसपेशियां होती है जिनको हम मसल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाइसेप्स का मसल मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम का मसल है। ठीक है, जब आप जिम में जाके हैवी लिफ्टिंग करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये मसल ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है ना, मसल टूटता है। उसके बाद जब मसल टूट जाता है तो फिर हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे प्रोटीन लेते हैं। तो मसल जब टूटता है तो टूटने के बाद वापस से फिर जुड़ता है। जैसे हड्डी होती है ना, हड्डी जब आपकी टूट जाती है तो डॉक्टर वहां पे प्लास्टर लगाता है, तो हड्डी अपने आप फिर से जुड़ती है। सेम प्रोसेस मसल के साथ होती है। जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल आपका ब्रेक डाउन होता है, मसल छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, फिर वापस से जुड़ता है। तो अब आपको जो टूटा हुआ मसल है वो आपको बड़ा करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मसल अगर आपका था 5 ग्राम का, है ना, आपने हैवी एक्सरसाइज की और प्रोटीन इनटेक लिया, तो वापस से जब आपका नया मसल बनेगा तो हो सकता है वो 7 ग्राम का हो, या 8 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो। यानी नया जो मसल बनेगा ना, नई जो मांसपेशी बनेगी, वो पिछली मांसपेशी से ज्यादा बड़ी होगी। मरम्मत होके जब नई मांसपेशी बनती है, जब नई मसल बनती है ना, तो वो ज्यादा बड़ी होती है। इसी को बोलते हैं शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि के लिए, मसल बनाने के लिए, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सभी एक ही चीज है, प्रोटीन की जरूरत होती है ना। मेन काम प्रोटीन का होता है मरम्मत करना। एनर्जी भी देता है प्रोटीन, है ना, एनर्जी भी देता है, लेकिन मेन काम क्या होता है, मरम्मत करना। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे एक बॉलर ले लो आप, इंडियन टीम का कोई भी एक बॉलर ले लो, जैसे भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, अब भुवनेश्वर कुमार जो इंडियन क्रिकेट टीम का एक बॉलर है, उसका मेन काम क्या है, बॉलिंग करना उसका मेन काम है। क्या वो बैटिंग नहीं कर सकता, फील्डिंग नहीं कर सकता? कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, वो फील्डिंग भी कर सकता है, लेकिन मेन काम उसका क्या है, मेन काम उसका बॉलिंग करना है। जैसे विराट कोहली का मेन काम क्या है, विराट कोहली का मेन काम है बैटिंग करना, फील्डिंग भी करता है, अगर बॉल दे दोगे तो बॉलिंग भी कर लेगा, है ना, लेकिन मेन काम उसका क्या है, मेन काम उसका है बैटिंग करना। वैसे सेम प्रोटीन का मेन काम क्या है, मसल बिल्डिंग करना, मांसपेशियों की मरम्मत करना, शारीरिक वृद्धि करना। एनर्जी भी देगा, लेकिन मेन काम क्या है, मरम्मत करना या शारीरिक वृद्धि करना। वैसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो उसका मेन काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा प्रदान करना। जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो जो ऊर्जा प्रदान होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। तुरंत अगर आपको ऊर्जा चाहिए किसी भी चीज में तो कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है ये उपापचय, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ये 2 रिएक्शन से मिलकर बनता है, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन 2 रिएक्शन से मिलकर बनता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या होता है बताता हूं। हिंदी में इसे कहते हैं उपापचय। उपापचय को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उपचय और अपचय। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए डेफिनेशन देखिए, एक चीज याद रखिए, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनाना और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। एनाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपचय और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचय, है ना, उपचय या एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना, जब आप कोई भी खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होता है और बॉडी के टिश्यू जो होते हैं, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो डेवलप होती है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बिल्डिंग अप बॉडी टिश्यूज एंड एनर्जी स्टोर। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो खाने से किसी चीज का निर्माण होना, उसको बोलते हैं उपचय, ठीक है। एनाबॉलिज्म,
खाना जब आप खाते हैं तो उससे आपकी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल्स आपके बनते हैं, है ना। तो किसी चीज का बनना उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। जितना बॉडी का यूज होता है उतना बॉडी यूज कर लेती है और बाकी क्या कहती है उसको स्टोर कर देती है बॉडी, ठीक है ना। अब दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं अपचय। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना या अपचय का मतलब होता है टूटना। अब मान लीजिए आपको 10 दिन से खाना नहीं मिला, ठीक है ना, खाना आपको नहीं मिला 10 दिन से, तो बॉडी आपकी क्या करेगी, उसने जो कुछ स्टोर करके रखी है एनर्जी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करके रखी है, तो उस स्टोरेज को बॉडी तोड़ेगी, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, ब्रेकिंग डाउन बॉडी टिश्यूज एंड एनर्जी स्टोर्स टू गेट मोर फ्यूल, है ना। जैसे आपने 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो जो फैट आपकी बॉडी में है, तो बॉडी क्या करेगी, वो बोलेगी देखो बाहर से तो खाना बॉडी को मिल नहीं रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, शरीर में ही, बॉडी में ही जो फैट है उसको तोड़ेगी और एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल करेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, अपचय। तो ये याद रखो, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, है ना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, टूटना। एनाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचय, और कैटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचय। बस इतना ही मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्रियाएं होती हैं उपचय और अपचय, इनको मिला के कहते हैं उपापचय, जो आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसे कहता है मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो इसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसको भी जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित करता है, वो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स ही इसको नियंत्रित करते हैं। अब देख लेते हैं कार्यों के आधार पर पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला देख लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, यानी जो एनर्जी देते हैं। तो मेन एनर्जी देने वाले दो पोषक तत्व हैं, दो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है और वसा के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से कितनी मिलती है ना, ये आ जाता है। शारीरिक वृद्धि करने वाले, ये मैंने आपको दिखा दी, जो फिल हित की बॉडी जो आपको दिखाई थी। शारीरिक वृद्धि का मतलब मसल बिल्डिंग, ठीक है ना। बहुत आपकी जो मसल्स बनती हैं, टूट जाती है, जो उनकी मरम्मत होती है, वो प्रोटीन से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा, प्रोटीन एनर्जी भी देता है, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है, शारीरिक वृद्धि करना। तीसरा, उपापचयी क्रियाओं का नियमन। उपापचयी क्रियाएं मैंने आपको बता दिया, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, उपचय और अपचय, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक मतलब किसी चीज का बनना, है ना, मसल्स का बनना, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और किसी भी चीज का टूटना, यानी फैट सेल्स जो आपकी बॉडी में उसका टूटना, उसको बोलते हैं अपचय, ठीक है। तो उपापचयी क्रियाओं का नियमन कौन करता है, विटामिन करते हैं, खनिज लवण, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, और रेशे। रेशे को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स, है ना, आपने सुना होगा फाइबर्स का नाम। और वंशागति, वंशागति का मतलब ये आप ये समझिए कि डीएनए और आरएनए में जो यूज होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, तो उसका मतलब होता है वंशागति। बहुत ज्यादा हिंदी हो गया है ये, इसका इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं मालूम, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। वंशागति का मतलब होता है कि आपके जो पेरेंट्स से आपको जो गुण जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, वो डीएनए आरएनए के फॉर्म में होते हैं। तो इनमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का काम रहता है, वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं आज, है ना। देखो, कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलके बना होता है। तो ध्यान से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। किस किस से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बस इनका जो रेशियो होता है, जो अनुपात जो होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे C1H2O1, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे C के अगर यहाँ पे 6 लोगे, एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लो, C अगर यहाँ पे 6 लिया तो C6, और H कितना हो जाएगा, 6 का डबल करो कितना हो जाएगा, 12, है ना। और O6, C6H12O6, ठीक है। जितना कार्बन होगा उससे डबल हाइड्रोजन होगा, और कार्बन के बराबर ही कितना होगा, और ऑक्सीजन होगा ना, C6H12O6। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किससे मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, मुख्य कार्य तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। देखो, फैट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 4 किलो कैलोरी, कई जगह 4.1 भी मिल जाएगा, 4.2 भी मिल जाएगा। तो एग्जाम में ये मत सोचना कि ऐसा आ जाएगा कि एक ऑप्शन में 4 आ जाएगा
दूसरे ऑप्शन में 4.1, तीसरे ऑप्शन में 4.2, ऐसे नहीं आएगा, है ना। या तो 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, दूर दूर मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत होगा। या तो 4 हो जाएगा या 4.1 हो जाएगा। ये ऐसे आता है कि देखो, जब एक आइडियोलॉजिकल कंडीशन में जब आप निकालेंगे, ठीक है, कैलोरीमीटर से निकालेंगे वैल्यू, तो 4.1 4.2 समथिंग आ जाएगा। लेकिन बॉडी में जब आप निकालेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो 4 किलो कैलोरी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, 4 या 4.1। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, है ना। तुरंत, जैसे आप ग्लूकॉन डी आपने देखा होगा, ग्लूकॉन डी क्या है? ग्लूकोज से मिलके बना होता है ग्लूकॉन डी। वो बोलता है ना कि तुरंत ताकत देता है, पानी में घोल के पी लो तो तुरंत एनर्जी फील होने लग जाती है। या आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो बेहोश वगैरह हो जाती है, कमजोरी जिनको आ जाती है, उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है ना, ग्लूकोज की बोतल। कभी आप ये नहीं सुनते कि फैट की बोतल चढ़ाई जा रही। हाँ, एनर्जी फैट से भी मिलती है, लिपिड से भी मिलती है, वसा से भी मिलती है, लेकिन बोतल किसकी चढ़ाई जाती है? ग्लूकोज की। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, उससे तुरंत एनर्जी मिलती है ना। तो जब भी आपको तुरंत एनर्जी चाहिए हो तो आप किस चीज को काम मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट को काम मिलेंगे। आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आपको बताऊंगा। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का CHO, C1H2O1, ये रेशियो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका एनर्जी प्रोवाइड करना। 1 ग्राम से कितनी मिलती है एनर्जी? 4 किलो कैलोरी, या 4.1 या 4.2 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। मुख्य स्रोत क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलता है? देखो, लगभग सभी चीजों में होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, लगभग सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। बस डिपेंड करता है किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं ज्यादातर उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अनाज, अनाज का मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, या दूसरे जो भी अनाज हो गए, उनमें ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। गेहूं में प्रोटीन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड आप देख लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, ओट्स आपके हो गए, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया। शर्करा, शर्करा का मतलब शक्कर, जो आपकी शक्कर होती है ना, जिससे आप चाय वगैरह बनाते हैं सफेद कलर की, है ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शहद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लगभग सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये जो चीजें सामने लिखी ना, इनमें ज्यादा होता है, यानी मोर देन 50% इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखो, ये क्या बना? सभी शक्कर कार्बोहाइड्रेट होती है ना। इसका मतलब ये है, सभी शक्करें जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शक्कर नहीं होते। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। ये कभी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे बना दिया कि सभी शक्कर कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शक्कर नहीं होते। देखो, मैं शक्कर वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेन जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो शर्करा है ना, शक्कर वर्ड नहीं अप्रोप्रिएट, शर्करा वर्ड अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला C1H2O1, इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ये, ठीक है। आरएनए, आरएनए में होता है ये सॉरी, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसका बस फॉर्मूला अलग होता है, C5H10O4। देखो, ये फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा है, क्यों? C5, इसका डबल कर दो तो H10, ये सही है। लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना, कार्बन का 1 है तो ऑक्सीजन का भी 1 है ना। तो यहाँ जितना कार्बन का है उतना ही ऑक्सीजन का होना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आरएनए में होता है ये डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो एक ये याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 किलो कैलोरी, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लेते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपको इमेजेस के थ्रू बताता हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार दिखते कैसे हैं। 3 टाइप के होते हैं मेनली, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड उनको बोलते हैं जिनमें एक एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आएगा कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है कि ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है कि पॉलीसैकेराइड का उदाहरण, ठीक है। तो मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है ना, 1। ओलिगो का क्या मतलब होता है? जिसमें शर्करा के 2 से 9 अणु आपस में मिलते हैं। अणु, अणु का मतलब मॉलिक्यूल होता है, इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है 10 से हजारों की संख्या में जब शर्करा के अणु जब आपस में मिलते हैं तब पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूं। ये देखो, देखो मोनोसैकेराइड लिखा है ना यहाँ पे आपके सामने, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है।
ग्लूकोज मतलब ग्लूकोन डी से समझ लो, फ्रक्टोज का मतलब एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्रूट होता है ना, तो फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, फ्रूट में पाई जाती है। और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है ना, एक अणु है, एक दाना समझ लो, एक दाना। तो ये जो एक दाना है, ऐसे जब हजारों दाने रहते हैं, जैसे ये समझ लो ये शक्कर का एक दाना है, ठीक है ना, शक्कर का एक दाना, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, शक्कर का एक दाना एक मॉलिक्यूल होता है। यही जब बहुत सारे शक्कर के दाने आपको किसी डब्बे में जब आप रखे हुए देखोगे तो उसी को कहते हैं मोनोसैकेराइड, है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक ही अणु से मिलकर बना होता है। दूसरी तरफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड दो से मिलकर, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, है ना। तो जब डाइसैकेराइड का मतलब आ जाए कि शक्कर के या शर्करा के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, दो मॉलिक्यूल से। देखो ये दो मॉलिक्यूल है ना, ये एक और ये दो, इन दो से मिलकर एक यूनिट बनती है ना। तो जैसे माल्टोज की बात करूं तो इन दोनों को जब मिलाओगे तब एक माल्टोज बनेगा। सुक्रोज की बात करूं, इसको और इसको मिलाओगे तब सुक्रोज बनेगा, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड किसको बोलते हैं, जब दो मॉलिक्यूल से मिलकर जो बनता है उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। देखो ये 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 6 मॉलिक्यूल हैं, आपस में जुड़ के इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल का मतलब अणु होता है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ 2 ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, और यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो ये चीज आई आपकी समझ में, ये मोनोसैकेराइड सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं। डाइसैकेराइड 2 से मिलकर बने होते हैं। ट्राई अगर आ जाए, ट्राइसैकेराइड, तो वो 3 से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीसैकेराइड आ जाए तो बहुत सारे से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे मतलब हजारों। ये तो आपके सामने ये 6 बना हुआ ना, 6 ऐसे नहीं होता, हजारों की संख्या में कई ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो हजारों, जब अणु आपस में मिलते हैं, हजारों मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो ये डिफरेंस आप समझ लो, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ग्लूकोज किसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड का, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का। डाइसैकेराइड आगे अभी आपको बताऊंगा कि किन किन से मिलकर बनता है। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपको कहीं अलग से भी लिखना हो ना तो इसको लिख लेना, माल्टोज डाइसैकेराइड का, सुक्रोज डाइसैकेराइड का, लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, गैलेक्टोज भी पाया जाता है दूध में और लैक्टोज भी पाया जाता है, ठीक है। ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। और पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, है ना, ये पौधों में पाया जाता है। स्टार्च जो है पौधों में पाया जाता है, ग्लाइकोजन ये इंसानों में पाया जाता है, ठीक है। अभी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। ये देखो यही वही जो एग्जाम्पल वहां मैंने आपको बताया ना, वही यहाँ पे बता रहा हूँ। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6, ठीक है। ओलिगो का क्या मतलब होता है, शर्करा के 2 से 9 अणु। ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही आपके डाइसैकेराइड आ जाएंगे, ट्राइसैकेराइड आ जाएंगे। भाई ओलिगो का मतलब 2 से 9 के बीच में होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 4 5 पेंटा हेक्सा ऐसे आ जाएगा। और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, एक चेन जैसी बन जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का, ट्राइसैकेराइड का। तो किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है, ठीक है ना। और ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, तीनों का फॉर्मूला ये एक ही होता है। अब मोनोसैकेराइड की बात कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड सरलतम शर्करा, सिंपलेस्ट शुगर होता है, रंगीन होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसमें, स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील। शक्कर का एग्जांपल ले लो ना यार, शक्कर का। शक्कर रंगहीन, हालांकि सफेद रंग की होती है, वो अलग से बनाने की प्रोसेस में वो कलर आ जाता है, उसका सफेद कलर, ठीक है। स्वाद में मीठी होती है शक्कर, तो मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं। जल में घुलनशील, क्योंकि शक्कर भी आपके जल में घुल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को भी जो तुरंत एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। उसके बाद देखो इसको क्या लिखा है, अंगूर शर्करा। अंगूर शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगूर में पाई जाती है। फलों में आप बात करेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रूट्स में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है, ठीक है। फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाई जाती है। लेकिन अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में मेनली ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है। फ्रक्टोज का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, नेचुरल शुगर की बात कर रहा हूं, ठीक है।
सबसे मीठी नेचुरल शुगर जो है वो कौन सी है? फ्रक्टोज है। शहद, फ्रक्टोज के बारे में आपको बता दिया कि फल में पाई जाती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है ना, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, शहद में पाई जाती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में आ सकता है, कि ह्यूमन सीमेन में जो शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज ही पाई जाती है। ठीक है, जो टेस्ट किया जाता है वो फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद गैलेक्टोज, ये किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो ये सारे मोनोसैकेराइड के उदाहरण है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइसैकेराइड पे। डाइसैकेराइड आपको बता दिया कि शर्करा के दो अणु आपस में जब ग्लाइकोसाइडिक बंध, बॉन्ड से जुड़कर, बंध का मतलब होता है बॉन्ड से जुड़कर डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन ये नहीं आएगा। ये समझाने के लिए एक बताया कि देखो, दो ग्लूकोज के जब अणु आपस में मिलते हैं, ये C6H12O6, अणु मतलब मॉलिक्यूल, C6H12O6, फिर ये C6H12O6, ये दो आपस में मिलेंगे तो निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, है ना, और संश्लेषण का मतलब होता है बनना। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मतलब जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है। तो देखो H2O आपका एक निकल गया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपके निकल गए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो है C12, क्योंकि ये देखो कार्बन यहाँ पे 6 है, इधर पे कार्बन 6 है, तो ये 6 और ये 6 कितने हो गए? 12 हो गए। ये C12 हो गया। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, C12 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 12 और ये 12, 12 12 24 हो गए, लेकिन ये दो यहाँ पे पानी के रूप में निकल गए H2, तो 24 में से दो गए, कितने बचे? 22 बचे। तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 22। ऑक्सीजन टोटल कितनी थी? 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, 6 और 6 12, तो टोटल 12 ऑक्सीजन थी, लेकिन एक ऑक्सीजन ये अलग हो गई ना H2O के रूप में, तो 12 में से एक गया, कितना बचा? 11। तो ये यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है ना, ये माल्टोज का है। तो इसमें ये एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट कि माल्टोज किससे मिलकर बनता है। तो दो ग्लूकोज जब के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है, और ये माल्टोज का फॉर्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, माल्टोज किससे मिलकर बनता है। आप अगर चाहें तो अलग से किसी पेज में अलग से लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, दो ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, कहीं पे एक पेज पे लिख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। कैसे याद होगा? बार बार रिपीट करो, एक अलग से पेज पे इसको लिख लेना। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। इसको केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने को शुगर केन कहते हैं ना। केन शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि गन्ने में पाई जाती है, जल में घुलनशील होती है ना। और साधारण शर्करा है टेबल शुगर कहते हैं सुक्रोज को। टेबल शुगर मतलब जो आपकी व्हाइट कलर की जो शुगर आती है ना, जिसको आप चाय में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेनली वो सुक्रोज से मिलकर बनी होती है ना। टेबल शुगर बड़े लोग कहते हैं टेबल शुगर, क्योंकि टेबल पे रखी रहती है वो। ठीक है, इसलिए उसको टेबल शुगर कहते हैं। तो साधारण शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को साधारण शर्करा, ग्लूकोज को नहीं कहते साधारण शर्करा, याद रखना। किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं साधारण शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका लैक्टोज। मिल्क शुगर इसको कहते हैं लैक्टोज, क्योंकि दूध में पाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होता है। ठीक है, कि लैक्टोज किस में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों को मिला के लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों को मिला के किसका निर्माण होता है? लैक्टोज का होता है। ऊपर फिर से एक बार देख लो, ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो माल्टोज का निर्माण होगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों जब आपस में मिलेंगे तो सुक्रोज का निर्माण होगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो लैक्टोज का निर्माण। देखो याद आसान है यार, याद रखना। देखो गैलेक्टोज में लैक्टोज है ही है वैसे, है ना, और सब में एक चीज कॉमन है, क्या? ग्लूकोज सब में कॉमन है। इसमें भी ग्लूकोज कॉमन है, इसमें भी ग्लूकोज कॉमन है, सब में कॉमन है। तो इसको एक अलग से पेपर में या इसी नोट्स में किनारे पे कहीं पे अलग से लिख लेना है इसको। ठीक है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। उसके बाद माल्टोज, माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। जौ में उपस्थित होती है, अंकुरित अनाजों में भी उपस्थित होती है। जौ मतलब बार्ले कहते हैं इसको। ठीक है, जौ को इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि जौ में मेनली कौन सी शर्करा उपस्थित रहती है, बार्ले में कौन सी रहती है, तो माल्टोज उपस्थित। माल्ट का भी आपने नाम सुना होगा ना, माल्ट, तो ये माल्टोज से ही मिलकर बनती है। तो ग्लूकोज और ये ग्लूकोज से मिलकर क्या बनती है? माल्टोज। अब ये देख लेते हैं, ये आ सकता है एग्जाम में, ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल आ सकता है। सिर्फ एग्जांपल ही आ सकता है, वो ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा कि ट्राइसैकेराइड का क्या एग्जांपल है। तो ये आप नाम याद रखना, रेफिनोज शुगर जो होती है, रेफिनोज। रेफिनोज किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज,
गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से, ठीक है, ये तीन से। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब तीन होता है। देखो इतना तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th-12th में ली होगी या नहीं भी ली होगी तो कॉमन सेंस है। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, टेट्रा का मतलब चार होता है, पेंटा का मतलब पांच होता है, हेक्सा का मतलब छह होता है, ठीक है। 11th-12th की केमिस्ट्री में है ये। तो ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल आप याद रखोगे, रेफिनोज शर्करा, रेफिनोज शुगर। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, एक मिनट। ये देखो, है ना, ओलिगोसेकेराइड का ही एग्जांपल है रेफिनोज। क्यों? ओलिगोसेकेराइड में ऊपर मैंने आपको बताया था 2 से लेके 9 के बीच में जो आते हैं वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं, और 10 से ज्यादा में फिर दूसरे आते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल है रेफिनोज। देखो ये है गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ठीक है। ये गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, है ना, और ये फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल है, और ये तीनों जब आपस में जुड़ते हैं तो रेफिनोज का निर्माण होता है। ये चीज आपके आई समझ में? और ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, और इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसको ग्लाइकोसेनिक बॉन्ड कहते हैं। दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक मिनट, ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बंध, बंध मतलब हिंदी में कहते हैं, बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइडिक, कि जब दो शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं तो कौन से बंध से आपस में जुड़ते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ते हैं। वसा जब आगे आपको बताऊंगा, फैट या लिपिड जब आपको बताऊंगा, तो जो दो फैट के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो दूसरे बॉन्ड से जुड़ते हैं, है ना। यहाँ दो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, तो दो शर्करा के दो अणु या दो कार्बोहाइड्रेट के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। दिखा देता हूँ, ये है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये दो अणु के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो नाम याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दो शर्करा के अणु या दो कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में जुड़ते हैं या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। और ये रेफिनोज का एग्जांपल है, जो कि एक ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है। ट्राई मतलब तीन होता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये तीन जब आपस में मिलते हैं तो एक रेफिनोज के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं शर्कराएं। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्लूड कर दिया कि जितनी भी शुगर्स होती हैं वो अपचायक होती हैं। ये और अनपचायक दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग होता है, अनपचायक का मतलब नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है अपचायक नॉन अपचायक का, इतना डीप में भी आज तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंक्लूड कर दिया मैंने, तो देख लेना। अपचायक का ये मतलब होता है कि जब कोई भी एक रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन होती है, तो इसको इंग्लिश से समझो, रिड्यूसिंग से, क्योंकि हिंदी तो वैसे मेरा भी मीडियम हिंदी रहा है, लेकिन हिंदी से उतना समझ में इसमें आता नहीं है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस की बात समझो ना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम, कम होना। तो क्या कम होना? ऑक्सीजन का कम होना, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या रिड्यूसिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, अपचायक का मतलब होता है इंग्लिश में रिड्यूसिंग, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो क्या कम हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन का कोई एक एटम या दो एटम निकल के चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। पहली डेफिनेशन ये। दूसरी डेफिनेशन ये है, ऑक्सीजन तो चला गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो भी उसको रिड्यूसिंग ही कहेंगे, है ना। हिंदी में अपचयन कहते हैं और इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का चला जाना। ये चीज आपकी आई समझ में? फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, उसका क्या मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना। तो नाम से आपको पता चल रहा है ना, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका उल्टा कर लो कि जब हाइड्रोजन चला जाए, बताइए समझ में, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन चला जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अपचयन में आ जाओ, रिड्यूसिंग में उल्टा कर दो कि जब ऑक्सीजन चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया ना अगर तुमको, तो वीडियो का ये वाला जो पार्ट है ना उसको वापस से रिप्ले कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वैसे इस एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है ना। 100 बात की एक बात याद रखो,
ऑक्सीजन जब जुड़ जाए उसको ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। और ऑक्सीजन जब निकल जाए या चला जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। बात आई समझ में, इतना बस याद रखो बस। तो सभी जितने मोनोसैकेराइड होते हैं वो अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, और जो भी सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। बस ये फैक्ट आप याद रखो। बहुत वैसे ये आने की संभावना 0.01% है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। और इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसका टेस्ट नाम बस याद रखो, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। सिर्फ एक नाम याद रखो, ठीक है, नाम याद रखना, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन से ये पता लगाते हैं कि कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। कैसे, शुरू में जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। फिर उसमें आपने कोई शर्करा डाली, कोई शक्कर डाल दी, उसके बाद एक रिएक्शन हुई है और इस बेनेडिक्ट विलियन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया, और नीले से चेंज हो गया, भूरा हो गया या हरा हो गया, डिपेंड करता है कि कौन सी शर्करा आपने डाली है, ठीक है ना। तो Cu+2 से ये Cu+ हो जाता है और नीले रंग से इसका कलर चेंज होकर या तो भूरा हो जाएगा या हरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या याद रखना है कि शर्करा के परीक्षण में कौन से सोल्यूशन का यूज किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि वो जो शर्करा है या जो शक्कर है या जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपचायक है या नहीं है। तो कैसे पता लगाया जाता है, तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से लगाया जाता है ना। पहले बेनेडिक्ट सोल्यूशन का जो कलर होता है वो नीला होता है, ब्लू होता है, और अगर रिड्यूसिंग है आपकी जो शर्करा है या जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपचायक है या रिड्यूसिंग है तो कलर चेंज होकर या तो भूरा हो जाएगा या हरा हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा डीप में घुसने की इसमें जरूरत नहीं है, उतना आएगा ही नहीं, है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद पॉलीसैकेराइड का मैंने आपको बताया था कि 10 या अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं ना। पॉली, इमेज दिखा देता हूं, ये देखो यहाँ पे 10 नहीं है लेकिन 10 से ज्यादा होंगे। तो 10 से ज्यादा जब आपस में ऐसे चेन बना लेते हैं ना, ये हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में होती है। यहाँ तो सिर्फ 6 आपको बना के दिखाया है। हजारों की संख्या में जब ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं ना तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। 1000 छोटे छोटे मिलेंगे तो एक स्टार्च के मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, 1000 छोटे छोटे मिलेंगे तो एक ग्लाइकोजन का निर्माण होगा, है ना। ऐसा इसको समझो, ठीक है, ऐसा। तो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है, पॉली का मतलब बहुत होता है एक सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पे पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में, इतना याद रखो, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल, है ना। भित्ति, भित्ति का मतलब वॉल होता है, भित्ति का मतलब ही नहीं पता होगा बहुत लोग, मुझे ही नहीं पता था भित्ति का क्या मतलब होता है। भित्ति का मतलब वॉल होता है, दीवार, दीवार को भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। दूसरा, स्टार्च, पौधों में संचित भोजन। संचित का मतलब होता है स्टोर्ड। कैसे संचित भोजन, देखो हम जो खाना खाते हैं तो बॉडी क्या करती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उसका यूज कर लेती है, और बाकी जिसका यूज नहीं है तो उसको स्टोर कर लेती है। क्यों, इमरजेंसी के लिए, कि बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो बॉडी ने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है ना। तो बॉडी जो होती है वो खाना जो स्टोर करती है ना। तो पौधों में जो स्टोर करेगी तो स्टार्च के रूप में स्टोर करेगी ना, स्टार्च, पौधों में संचित भोजन, ठीक है ना। तो पौधे जो अपना भोजन संचित करेंगे वो स्टार्च के रूप में करेंगे। और इंसानों की बात की जाए या जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है ना। ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, है ना, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी ने उस खाने को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद जो भी आपको थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी ने उसका यूज किया, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी क्या करेगी कि बाकी जो आपका खाना है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगी, ग्लाइकोजन के रूप में मसल में आपको स्टोर कर दिया। बाद में जब आपको कोई मेहनत का काम करना पड़ा या आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो उसी ग्लाइकोजन को तोड़ के बहुत बाद में बॉडी आपको एनर्जी देती है। तो ये चीज़ आप याद रखो कि पौधों में जो भोजन स्टोर होता है, खाना जो स्टोर होता है वो पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और जंतुओं में या इंसानों में जो खाना स्टोर होता है एनर्जी देने के लिए, इमरजेंसी के लिए जो स्टोर करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और ये सेलुलोज इंपॉर्टेंट है, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है ना, सेल वॉल में। ये कोशिका जब आगे बताऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। ये 3 याद रखना, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक और पॉलीसेकेराइड है काइटिन। काइटिन, काइटिन ये बहुत हिट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में आता है।
हिंदी में मुझे याद है क्या आता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल। तो आप इसको ऐसे याद रखो, कोशिका भित्ति, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो घोंघा आपने देखा होगा ना, घोंघा एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। घोंघा, तो घोंघा समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? घोंघा नहीं समझ, घोंघा दिखाता हूँ, रुको। ये सामने इमेज देख रहे हो है ना, इंग्लिश में से स्नेल कहते हैं घोंघे को, तो हमारे साइड तो घोंघा ही कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो ये शेल देख रहे हो, शेल, ये ऊपर का जो शेल है ना, ये जो कठोर होता है, जो हार्ड होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक्सोस्केलेटन। इसका क्या मतलब होता है? एक्सोस्केलेटन, बाहर का जो आवरण होता है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये लिखा भी है, काइटिन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग देयर डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यू। तो जो भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे, तो उनका बाहर का जो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपने देखा होगा हार्ड होता है। घोंघे या स्नेल का भी हार्ड होता है, या थोड़ा कॉकरोच का भी आपने देखा होगा ऊपर का थोड़ा हार्ड होता है, या छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े जिनका ऊपर का स्ट्रक्चर जो हार्ड होता है, इसको एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, है ना। तो एक्सोस्केलेटन, ये जो बाहर का ये जो आवरण है ये कठोर होता है ना। तो ये अंदर के सॉफ्ट टिश्यू को बचाने के लिए होता है, क्योंकि नीचे इसका पेट वगैरह होता है ना कीड़े का, नीचे इसको जैसे मसल दोगे तो पूरा इसका मटेरियल बाहर नहीं निकल जाएगा कीड़े का, है ना। तो जो बाहर का जो टिश्यू होता है ये काइटिन का बना होता है ना। तो ये आप थोड़ा इसको याद रखना, एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। काइटिन, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और फफूंद की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। और कीड़े मकोड़ों का जो बाहरी कठोर जो आवरण जो होता है वो भी काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। अब ये देख लो, शर्करा, ग्लूकोज, देखो क्या होता है। आपने देखा होगा कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है ना। शुगर की प्रॉब्लम होती है। वो शुगर की प्रॉब्लम क्यों होती है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, या ग्लूकोज समझ लो शक्कर का लेवल, मैं ग्लूकोज और शक्कर को आपस में एक ही मान के बात करता हूँ अभी, ठीक है ना। बॉडी में या ब्लड में जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन करता है। तभी आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि बॉडी में जो नेचुरल कैपेबिलिटी होती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है। तो जब बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस करेगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं शुगर हो गया या डायबिटीज हो गई, ठीक है ना। तो जब बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रही है तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपकी आई समझ में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में इंसुलिन नाम का हार्मोन, ठीक है ना। इससे जो बॉडी में जो शुगर की मात्रा होती है वो कंट्रोल्ड रहती है ना। इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में जो शुगर होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, स्टोर्ड फूड में। मैंने बताया था ना कि इंसानों में जो संचित भोजन होता है, जो आप फूड स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में आप स्टोर करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना जब आप खाते हैं तो फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, फूड छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। तो जब जैसे ही आपने खाना खाया तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई खाना खाया आपने, और खाना छोटे छोटे मतलब खाना कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ दिया गया तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया। तो जब ब्लड में अचानक से बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, मतलब शक्कर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इंसुलिन देखता है अरे बहुत ज्यादा शक्कर बढ़ गई, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो जैसे ही आपने खाना खाया तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो वो नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। तो ये इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन, है ना। इंसुलिन एक हार्मोन है। उसके बाद अब मान लेते हैं कि आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो जब आप खाना बाहर से नहीं खा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी? उसने जो स्टोर करके रखा है फूड को, उसका यूज करेगी। अभी जो ग्लाइकोजन आपने स्टोर किया है, ठीक है ना, तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, है ना। ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये कौन करता है? ये ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन करता है, ये याद रखो, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन। और ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस।
तो ये चीज़ आप याद रखो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया। जब खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। और वापस से जब आपने खाना नहीं खाया तो बॉडी में जो ग्लाइकोजन आपका स्टोर है, इसको तोड़ के वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकेगॉन ने किया। इंसुलिन एक हार्मोन है और ग्लूकेगॉन भी एक हार्मोन है, ये आप याद रखना। और ये दोनों हार्मोन कहाँ पे पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक, अग्नाशय को शायद पेंक्रियाज कहते हैं, अभी मुझे इतना कंफर्म नहीं है। आप में से जिसको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, कि पेंक्रियाज कहते हैं अग्नाशय को इंग्लिश में। ये आप एक बार चेक कर लेना ना, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, नहीं बाद में बोलोगे कि सर ने ऐसा बताया था, ठीक है।